नमस्कार, खबर खास में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। तो आज खबर खास में बात करेंगे किसानों का हक मारने वाला बिल देश की संसद में किस तरह पास कराए गए थे, किस तरह संसद के नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाई गई थी, किस तरीके से संसदीय लोकतंत्र का मजाक किया गया था। अगर ये कानून किसानों के भलाई के लिए थे तो पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं कराई गई, डिवीजन क्यों नहीं कराया गया और वोटिंग क्यों नहीं कराई गई। चोर की लंबी दाढ़ी में तिनका तो उसी दिन नजर आ गया था। आज जब सर्दी की ठिठुरती रातों में पंजाब हरियाणा के किसान, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और परिवार की महिलाओं को लेकर दिल्ली की सीमा पर अपने जमहूरी हक के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो ये सवाल जानना मौजू हो जाता है कि आखिर देश की संसद से किसानों की बर्बादी का कानून, किसानों की जिंदगी से जुड़ा कानून किस तरीके से पास हो गया था। इन किसानों की हुकूमत से डरी, इन किसानों से डरी हुकूमत ने इनकी अगवानी के लिए सड़कों को काटकर गहरी गहरी खाइयां खुदवाई थी। आपने देखा ही बैरिकेड कैसे लगाए गए थे, सड़क पर कंक्रीट की कितनी मजबूत किलेबंदी की गई थी और ठंडे ठंडे पानी से इन सर्दियों में किसानों का स्वागत किया गया था हरियाणा में। तो ऐसी स्थिति में किसान बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी, किसने कहा था आपको इस तरीके से हमारा भला करने के लिए। हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हमें नहीं चाहिए आपकी एमएसपी, आपकी मंडियां, हमें हमारी एमएसपी, हमारी मंडियां, हमारी खेत बख्श दीजिए, हमें इस पर किसी और का हक नहीं चाहिए। सरकार के इस मसौदे को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन तभी शुरू कर दिए थे जब इस कानून को संसद में पास कराया गया था, लेकिन 303 बीजेपी सांसदों के दम पर लोकसभा में किसान विरोधी तीनों विधेयक बेखटके पास हो गए थे। वहीं 20 सितंबर को राज्यसभा में इन किसान विरोधी दो कानूनों को पास कराने के लिए रूल 37 को तोड़ा गया। जी हाँ, ये नियम कहता है कि सदन की कार्रवाई की सीमा में बदलाव सबकी सहमति से, यानी सेंस ऑफ द हाउस से किया जा सकता है। अपोजिशन की 12 पार्टियों ने कहा कि साहब ये मुद्दा बेहद नाजुक है और जल्दबाजी ठीक नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी के दरबारी रहे और पुराने सत्ता की पक्षकारिता करके उपसभापति बने ठाकुर हरिवंश नारायण सिंह जी को जमीर बेचने का पुराना तजुर्बा रहा है। ये किसानों के दिल से पूछिए, शायद ये उन्हीं की भाषा है। वो समझ गए कि उन्हें दोबारा, हरिवंश जी समझ गए कि दोबारा चुने जाने की कीमत अदा करने के लिए उन्हें किसानों के घरों का चूल्हा बुझाने की साजिश में शामिल होना पड़ेगा। और उसके बाद तो राज्यसभा के रूल 252 सब क्लास 4 का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया। ये नियम कहता है, यानी इस नियम के मुताबिक किसी भी प्रस्ताव विधेयक पर विभाजन या डिवीजन की मांग की जाती तो उसे सभापति को मानना चाहिए, मानना पड़ता है। हरिवंश जी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सदन की कार्रवाई का वक्त बढ़ा दिया और रिजोल्यूशन पढ़े जाने लगे। सीपीएम सांसद के रागेश ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का रिजोल्यूशन दिया था। जब इसे पढ़ा गया तो रागेश ने डिवीजन की मांग की। रागेश के मुताबिक उपसभापति हरिवंश जी ने उनकी तरफ उन्हें अनसुना कर दिया। वहीं डीएमके की तिरुचि शिवा भी यही आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग डिवीजन डिवीजन चिल्लाते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने हमें देखा तक नहीं। बाद में हरिवंश जी ने सफाई दी कि सदस्यों ने अपनी सीट से डिवीजन की मांग नहीं की थी और इस तरह वोटिंग कराए बगैर वॉइस वोट यानी ध्वनि मत से दो किसान विरोधी दो कानून पास करा लिए गए। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने राज्यसभा टीवी की फुटेज की छानबीन के आधार पर बताया कि उपसभापति का दावा गलत था। डिवीजन की मांग करने वाले सांसद अपनी सीट पर ही थे। उनके मुताबिक तिरुचि शिवा अपनी सीट से हाथ उठाकर मत विभाजन की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक उपसभापति को दिखाई और दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। इस पर भड़क गई सरकार और उसके स्वामी भक्त मीडिया, दोनों ने उल्टे उन्हीं पर, डेरेक पर ही रूल बुक फाड़ने और माइक तोड़ने का आरोप लगाया। डेरेक के मुताबिक
ये आरोप सरासर गलत है। वीडियो में तिरुचि शिवा भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर डिवीजन की मांग दोहराते हैं, जो साफ सुनी भी जा सकती है उसके ऑडियो में। वहीं राकेश गैलरी में सीट नंबर 92 से दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके माइक को भी म्यूट कर दिया गया था, जबकि वो भी डिवीजन की मांग कर रहे थे। तब हरिवंश जी अपना झूठ पकड़े जाने पर विवेकाधिकार का हवाला देकर बच निकलते हैं। उसके बाद तो सीनाजोरी का सिलसिला राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी मंत्री विपक्ष को नैतिकता सिखाने में जुट गए। जरा रविशंकर प्रसाद जी की भाषा तो देखिए, अहंकार और मद से भरी। तो इस तरह संसदीय नियमों को ताक पर रखकर कानून पास कराने के इस तरीके का विरोध करने पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सीपीएम समेत 8 सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एनडीए के घटक दलों में सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस ही बिल के पक्ष में थी, बाकी सब विरोध में थे। एनडीए के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहे थे। हैरानी इस बात की है कि सस्पेंडेड सांसदों पर संसदीय आचरण के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया, जबकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के उल्लंघन को संसदीय आचार के खिलाफ नहीं माना गया। यानी जो किसानों के हक में बोले वो गलत, और जो पार्लियामेंट के रूल तोड़े और काले कानूनों का समर्थन करे वो सही। खैर कुछ भी हो, डिप्टी स्पीकर हरिवंश साहब किसानों का हक छीनने की साजिश के लिए नैतिक रूप से दागदार रहेंगे और संसदीय इतिहास उन्हें शायद भुला नहीं पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य मानते हैं कि यदि मौखिक रूप से कोई सांसद मांग करता है तो उसे स्वीकार करना होता है डिवीजन का, वरना कानून को पारित नहीं माना जाएगा। उनके मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 100 से यह प्रक्रिया निकली है। वहीं विपक्ष का एक आरोप और है कि कोई भी सदस्य बिल को सेलेक्ट कमेटी के भेजने का प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन बिल को कमेटी भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग ही नहीं कराई गई। दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा। अगर भेजा होता तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फायदा होता। जब हमारे हाउस में आया, राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, तो हमारे सभी साथियों ने, अलग अलग पार्टियों ने 5 रेजोल्यूशन दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे, अलग अलग पार्टियों ने दिए थे, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन दिए थे कि यह ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था, जिस पे वोटिंग होती। हमारे 2 साथियों ने मोशन दिया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए। मेरे ख्याल मिस्टर डेरिक ओब्रायन और हमारे रिची शिवा जी ने दिया था। इन्होंने मोशन दिया था इसको सिलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां। ये नहीं हुआ। विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा रहा। संविधान के अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस के मुताबिक 100 से ज्यादा सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत भी किए, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने तकनीकी आधार पर विपक्ष की मांग को, अविश्वास प्रस्ताव की मांग को खारिज कर दिया। तब सस्पेंडेड सांसदों ने निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के पास धरना दे दिया। लेकिन मोदी जी जिनके राजनीतिक गुरु हों, वहां तो मामला ही अलग है। वहां तो संसदीय लोकतंत्र का पाखंड की तो शुरुआत ही हुई थी और आगे बढ़ती चली गई, और ये सिलसिला चल निकला। उपसभापति सुबह सुबह चाय और नाश्ता वगैरह लेके, थर्मस लेके, मोदी जी की तरह कैमरा टीवी लेकर वहां पहुंच गए प्रदर्शनकारी सांसदों को जलील करने के लिए। उसके बाद तो स्वामी भक्त मीडिया टूट पड़ा, विपक्ष पर हमलावर हो गया।
लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उनसे मुलाकात कर उपसभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को लेकर और 8 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर बात की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इस तरह सरकार ने लोक लाज की परवाह नहीं की, संसदीय लोकतंत्र की लाज लुटती रही। तब शायद देश के आम आवाम को पता भी नहीं चला कि किसके किसान की जमीन, उसकी मेहनत और मेहनताने पर डाके का षड्यंत्र देश की संसद में बैठकर रचा गया। किसान हैरान है कि प्रधानमंत्री उनका इतना भला आखिर क्यों चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र पूंजीपतियों को डाटा से लेकर आटा तक हर रोजमर्रा के कारोबार पर अपना कंट्रोल चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन है मोदी सरकार। अपने दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के लिए दोस्तों से बड़ी थोड़ी है देश की संसद। तो खबर खास में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंशुमन त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।